हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी एनवायरनमेंट सीरीज का सेकंड चैप्टर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फर्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था कि क्या क्या होता है एनवायरनमेंट, क्या होता है इकोसिस्टम। इसमें हम उसका एक पार्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर, एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस लेयर्स और स्ट्रेटा ऑफ प्लांट कम्युनिटी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। So there are 4 vertical layers of plant community in the tropical rainforest. तो हम देखते हैं सबसे पहले होती है emergent layer. These are the tallest trees in the rainforest. Some can grow up to 50 meter tall. तो हम देखते हैं सबसे बड़े ट्रीज होती हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर, इन्हें हम इमर्जेंट ट्री लेयर भी कहते हैं इस लेयर को। सेकेंड होती है कैनोपी. कैनोपी इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट एंड इज होम टू मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो हम जो ये कैनोपी देख रहे हैं ये थिकेस्ट लेयर होती है और इसी की वजह से हम देखते हैं कि जो नीचे जो श्रब्स होते हैं उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती और इसमें हम पाते हैं कि काफी सारे बर्ड्स और एनिमल्स इस कैनोपी वाली लेयर के अंदर पाए जाते हैं। थर्ड होती है अंडर कैनोपी. दिस लेयर है शॉर्टर यंग ट्रीज एंड सम श्रब्स एंड बुशेस. तो ये थोड़ी छोटी होती है कैनोपी से और इसके अंदर यंग ट्रीज और श्रब्स भी आते हैं. फोर्थ होती है हमारी श्रब लेयर. Shrub refers to the small plants. This layer is home to many insects and larger animals. This layer receives little sunlight, but a few smaller plants and shrubs grow here. तो हम देखते हैं कि ये जो सबसे छोटी लेयर होती है, shrubs का मतलब होता है smaller plants, और यहाँ पे काफी सारे insects और larger animals भी मिलते हैं हमें यहाँ पे, पर यहाँ पे क्योंकि sunlight कम होती है तो यहाँ पे जो plants होते हैं वो छोटे रह जाते हैं. Next question है हमारा Question number 2. Explain about the different types of vegetations found in India, that is evergreen forest, deciduous forest, montane forest, thorn forest and littoral swamp forest. तो हम एक एक करके जो हमारे फॉरेस्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में. तो अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये पाए जाते हैं हमारे वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे और हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में. जबकि अगर हम सेमी एवरग्रीन की अगर हम बात करें तो ये पाए जाते हैं लीस्ट रेनी पार्ट्स ऑफ दीज रीजन्स के अंदर. तो जहाँ पे थोड़ी सी कम बारिश होती है कंपेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन, वहां पे पाए जाते हैं सेमी एवरग्रीन. इनका एग्जाम्पल है ईस्टर्न उड़ीसा, अपर असम. तो हम इनके एरिया देख लेते हैं. तो हमने देखा कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो एक तो पाए जाते हैं वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, साथ साथ लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं और पाए जाते हैं हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. जबकि हमने देखा था जो सेमी एवरग्रीन है वो पाए जाते हैं हमारे ईस्टर्न उड़ीसा के अंदर और अपर असम के अंदर. उसके बाद अगर हम टेम्परेचर रेनफॉल की अगर हम बात करें तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन की अगर हम बात करें तो ये पाए जाते हैं वार्म और ह्यूमिड एरियाज के अंदर, जहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी करीब 22 डिग्री से ऊपर ही रहता है. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये वेल स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब इसके अंदर लेयर्स होती हैं और ट्रीज ग्रेड सच हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और अबव. तो यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो 60 मीटर्स और उससे भी बड़े हो जाते हैं. द लेयर क्लोजर टू द ग्राउंड कवर्ड विद shrubs and creepers due to dense growth of trees. The sunlight cannot reach the ground. Thus the undergrowth mainly consists of canes, bamboo, ferns, climber, etc. तो हमने अभी पहले बात की थी कि यहाँ पे सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती, इसलिए यहाँ पे छोटे पेड़ उगते हैं, लाइक बैम्बू हो गया, फर्न हो गया, क्लाइंबर्स हो गए. थर्ड है इसके अंदर, देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन. दस दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ईयर अराउंड. तो हमने देखा यहाँ के जो पेड़ हैं एक तो लंबे हैं और यहाँ पे जो नीचे वाले पेड़ होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाती, और तीसरा यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनके अंदर ऑल द ईयर अराउंड वो ग्रीन रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई डेफिनेट पीरियड नहीं होता इनकी शेडिंग ऑफ लीव्स का. तो इसलिए यहाँ पे फ्लावरिंग फ्रूटेशन पूरे साल ही चलते रहते हैं. अगर हम इनको कंपेयर करें हमारे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट से तो हम देखते हैं ये मिक्सचर होता है एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज का, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अवेयर थे इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट से, तो उन्होंने लार्ज एक्सप्लॉयटेशन किया फॉरेस्ट का
और हम देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर था फॉरेस्ट का उन्होंने काफी हद तक चेंज कर दिया। जो ओक फॉरेस्ट थे गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया पाइन या चीड़ से, विच वॉज नीडेड टू ले रेलवे लाइन्स। फॉरेस्ट वॉज ऑल्सो क्लियर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी, रबर एंड कॉफी। तो हम देखते हैं कि प्लांटेशन के लिए भी काफी सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर चेंज भी देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह लॉज बनाए गए थे जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले, और किस तरह उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट बनाए फॉर द कंजर्वेशन। अगर हम वैरायटी की बात करें हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मैगोनी, इबोनी, रोजवुड, रबर, चिंचोना, बैम्बू, कोकोनट, पाम एक्सेट्रा। जबकि अगर हम देखें कि जो हमारे सेमी एवरग्रीन है उनके अंदर हमें देखने को मिलता है व्हाइट साइडर, हॉलॉक, केल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। These are most widespread forest in India. They are also called the monsoon forest. ये हमारे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं डेसिडस फॉरेस्ट, और इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो होती है बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर। वहां हमने देखा था 200 से ऊपर थी, और यहाँ पे 70 से लेके 200 तक है। जिसमें हम देखेंगे कि जो मोस्ट डेसिडस फॉरेस्ट है उनके अंदर तो 100 से लेके 200 तक सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ये हम एनुअल एवरेज रेनफॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम ड्राई डेसिडस की बात करें तो यहाँ पे 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अगर हम एरियाज की बात करें तो हम देखते हैं जो मोस्ट डेसिडस पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में, ओडिशा के अंदर पाए जाते हैं, और फुटहिल्स में पाए जाते हैं हिमालय इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। उसके बाद अगर हम इसकी वही कंपेयर करें इसको ड्राई डेसिडस से, तो हम देखते हैं कि जो रेनियर एरियाज हैं पेनिनसुलर इंडिया के, वहां पे हमें मिलते हैं क्या कहते हैं कि आपके ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, और जो नदर्न प्लेन्स है उत्तर प्रदेश और बिहार के, वहां पे भी हमें मिलते हैं। और कुछ पार्ट्स वेस्टर्न और सदर्न राजस्थान के भी है, वहां पे भी हमें देखने को ये हमारे ड्राई डेसिडस मिलते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स पे हमें देखने को मिल रहे हैं ये। उसके बाद कुछ कुछ ओडिशा में हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, फिर फुटहिल्स में देखने को मिल रहे हैं, फिर जो हमारा जो प्लेन रीजन है और कुछ पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है उसमें देखने को मिल रहे हैं। अगर वैरायटी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि टीक, सल, शीशम, हुर्रा, महुआ, सैंडलवुड और आंवला हमारे मोस्ट डेसिडस फॉरेस्ट का पार्ट है, और जिसमें से जो सैंडलवुड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर मेनली सैंडलवुड पाया जाता है। अगर हम ड्राई डेसिडस की बात करें तो यहाँ पे तेंदू और पलाज मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं हम। The tropical deciduous forests are commercially most important as they yield valuable timber and a variety of other forest products. तो हम देखते हैं कि जो हमारे ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है ये कमर्शियली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टिम्बर आती है यहीं से आती है। अगर हम हायर रेनफॉल रीजन की बात करें पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के अंदर, तो ये जो फॉरेस्ट है, जो हमारे डेसिडस फॉरेस्ट है, तो इनके अंदर हमें पार्कलैंड लैंडस्केप देखने को मिलता है। मतलब हमें देखने को मिलता है कि दूर दूर होते हैं टीक के पेड़, और उनके बीच में होती है काफी सारी घास। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। In mountainous areas, the decrease in the temperature with the increasing altitude leads to the corresponding change in the natural vegetation. Mountain forest can be classified into two types: the northern mountain forest and the southern mountain forest. तो हम देखते हैं कि जो माउंटेनियस रीजन होता है उसके अंदर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता जाता है विद द एल्टीट्यूड। तो इसकी वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं। द हिमालयन रेंजेस, सबसे पहले हम नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट की हम बात करेंगे, तो हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट है हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं, और हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। द हिमालयन रेंजेस शो अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा विद चेंज इन विद द ऑल्टीट्यूड। तो हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा रीजन तक जो हमें जो वेजिटेशन मिलता है वो हमें यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिल जाता है एक साथ। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अगर हम फुटहिल्स की अगर हम बात करें हमारे नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट की, तो हम देखते हैं कि डेसिडस फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं बिटवीन 100 to 2000 मीटर, तो हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, वहां की जो रेंजेस है उनके अंदर की ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलते हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है ओक और चेस्टनट।
फिर हम देखें कि एक छोटा रीजन जो 1500 से 1750 मीटर के बीच में है, यही ब्रॉडलीफ ट्रीज के साथ साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं चिनार और पाइन के पेड़, देवदार और वॉलनट के ट्रीज। अगर हम देवदार की बात करें तो ये वैल्यूड एंडेमिक स्पीशीज है, मतलब यहाँ पे होम ग्रोन होती है और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज के अंदर मिलती है। और देवदार जो है वो ड्यूरेबल वुड है फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। चिनार और जो वॉलनट है वो फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के अंदर यूज की जाती है। तो अगर हम 2000 से अगर हम और ऊपर बढ़ जाते हैं तो 2000 से जो 3000 की रेंज है उसमें हमें टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। पहले यहाँ पे पेड़ मिलते हैं ब्लू पाइन और स्प्रूस, कुछ कुछ कॉनिफर्स हैं, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड आ गए हैं। उसके बाद अगर हम 3000 से 4000 की तरफ ऊपर अगर बढ़ते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलते हैं सिल्वर फर्स, यूनिपर्स, पाइन्स, बर्च और रोडेंड्रॉन्स। रोडेंड्रॉन्स एक तरह के फ्लावर होते हैं। और उसके बाद जो ये फॉरेस्ट होते हैं मर्ज हो जाते हैं अल्पाइन ग्रासलैंड्स और उनके अंदर छोटे छोटे श्रब और स्क्रब्स में। उसके बाद हमें अल्पाइन के बाद देखने को मिलता है तुंद्रा रीजन। ये जो रीजन होता है यहाँ पे कोल्ड होता है और इसके अंदर ट्रीलेस होता है। इसके अंदर हमें मोजेस और लाइचन्स देखने को मिलते हैं और ये पार्ट होते हैं तुंद्रा वेजिटेशन के। अगर हम मोजेस की बात करें तो ये सिंपल प्लांट होते हैं पर बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, और जबकि जो लाइचन होता है वो फंगाई और एल्गाई का सैंडविच होता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अब सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की, तो हम देखते हैं कि सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर हमें 3 डिस्टिंक्ट एरियाज मिलते हैं। एक तो वेस्टर्न घाट्स, फिर यहाँ पे नीलगिरी, और नीलगिरी के पास हमें मिलता है यहाँ पे विंध्यास। दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स एंड ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल। तो ये काफी क्लोजर है ट्रॉपिक्स के। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलता है वो टेम्परेट ही मिलता है इन द हायर रीजन, और जबकि और जो टेम्परेट फॉरेस्ट है उनको शोलास कहा जाता है नीलगिरी के अंदर, अन्नामलाई और पानमनी हिल्स में। हमने देखा था यहाँ पे जो हमारे नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट थे, सबसे पहले इसमें डेसिडियस मिल रहे थे, उसके बाद ब्रॉड लीफ टेम्परेट फॉरेस्ट थे, फिर कानिफर्स थे जिसके अंदर पाइन, देवदार और वॉलनट बहुत इंपॉर्टेंट थे, और हमने इन पाइन की बात की थी जो ब्रिटिशर्स ने रिप्लेस किए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर ब्लू पाइन और स्प्रूस भी मिलता है। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड्स थे। फिर हमने देखा था कि उसके बाद हमने कुछ कॉनिफर्स और देखे थे, और उसके बाद हमने देखा था कि वो फिर एल्पाइन ग्रासलैंड पे बदल रहे थे। एल्पाइन ग्रासलैंड का मतलब है वहां पे घास कम होती है पर श्रब्स और स्क्रब्स ज्यादा मिलते हैं। श्रब्स का मतलब है छोटे पेड़ और स्क्रब्स का मतलब है जो झाड़ियां होती है। जो उसके बाद हम तुंद्रा रीजन पे पहुंचे थे जहां पे हमें पेड़ वगैरह कुछ नहीं थे, बस मोजेस और लाइचन्स मिले थे। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। In the northern India, it includes semi-arid areas of the whole West Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. In peninsular India, it covers a small portion of Maharashtra, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. तो अगर हम थॉर्न फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं थॉर्न फॉरेस्ट को कि ये हमें एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स पे देखने को मिलता है। तो मेनली हम कह सकते हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात के अंदर देखने को हमें इसके अंदर मिल रहा है। ये कुछ कुछ थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश भी आ जाता है। और अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो जो ये वाला रीजन है इसके अंदर महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन है। तो इस रीजन में हमें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो बारिश है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और यहाँ की वैरायटी इंपॉर्टेंट है बबूल, बेर, नीम, खेजड़ी, खेर, डेट पाम्स, पालास। जहां पे भी थोड़ा सा पानी मिल जाता है वहां पे जो हमारे डेट पाम्स हैं इनके पेड़ उग जाते हैं, और ये काफी कुछ सिमिलर होते हैं टू द कोकोनट ट्रीज। ज्यादातर जो हमें डेट पाम्स देखने को मिलते हैं, हम देखते हैं कि अरेबिया से जो हमारा जो अरेबियन पेनिनसुला है वहां से ज्यादातर डेट पाम्स आता है। यहाँ पे टुस्को की ग्रास भी देखने को मिलती है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि दीज फॉरेस्ट हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स। श्रब्स का मतलब है स्मॉलर प्लांट्स। The plants remain leafless for most part of the year and give an expression of the scrub vegetation, that is thorny plants and bushes. तो यहाँ पे ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो लीफलेस रहते हैं ऑल द ईयर अराउंड, और यहाँ पे स्क्रब वेजिटेशन ही मिलती है। हमारा फाइनल है फिफ्थ है जो हमारा लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। इनके बारे में हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। हमारे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसके अंदर अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। India has a rich variety of wetland habitats. About 70% of this comprise area under paddy cultivation.
Two sites, Chilika Lake and Kola National Park, are protected under the waterfowl habitats under the Convention of Wetlands of International Importance, रामसर कन्वेंशन। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो दो हमारी साइट्स हैं, चिल्का लेक और केला देव नेशनल पार्क, जो भरतपुर के अंदर है। चिल्का लेक तो यहाँ पे है और भरतपुर के अंदर हमारी केला देव नेशनल पार्क यहाँ पे है। तो ये जो वाटरफॉल कन्वेंशन हुई थी ऑन द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रामसर कन्वेंशन, इनके अंदर इन साइट्स को रखा गया है और इनके बारे में हम काफी बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इसके बाद हम मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव्स ग्रो अलोंग द कोस्ट इन सॉल्ट मार्शेस, टाइडल क्रीक्स, मडफ्लैट्स एंड एस्चुरीज। दे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ salt tolerant species of plants crisscrossed by creeks of stagnant water and tidal flows. These forests give shelter to a wide variety of birds. तो हम देखते हैं कि जो हमारे मैंग्रोव्स होते हैं वो सॉल्ट मार्शेस के अंदर, इनके अंदर जो मैंग्रोव हैं स्पेशल ट्रीज इसलिए हैं क्योंकि ये सॉल्ट मार्शेस में उगते हैं। इसके अंदर मड फ्लैट्स भी आते हैं, टाइडल क्रीक्स भी आती हैं, एस्चुरीज भी आती हैं। इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर चैप्टर में बात करने ही वाले हैं कि एस्चुरीज क्या होती है, क्रीक्स क्या होती हैं। और हम देखते हैं कि जो सॉल्ट ये टॉलरेंट ट्रीज हैं, यहाँ पे हम बहुत सारे हम देखते हैं कि काफी सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं और बर्ड्स मिलती हैं हमें। और ये हाईली डेवलप्ड एरिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर, और सुंदरबंस जो हमारा वेस्ट बंगाल का जो फेमस है, यहाँ पे फेमस सुंदरी ट्री भी पाया जाता है। अगर हम इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट एरियाज की बात करें तो हमारा जो महानदी गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है, हम देखते हैं जो हमारी महानदी कृष्णा और गोदावरी का जो यहाँ पे कावेरी और इन सब का जो डेल्टा है, वहां पे भी हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो हम देखते हैं कि काफी कुछ सिमिलर वर्ड है फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर, बट इंडिया के अंदर ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है। सबसे पहले हम फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं। The forest area is the area notified and recorded as the forest land irrespective of the existence of trees, and it is based on the record of the state revenue department. तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एरिया तो वो ऐसा नोटिफाइड या रिकॉर्डेड एरिया है जहाँ पे पेड़ हो चाहे नहीं हो, पर वो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के बेस पे होता है। जबकि जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है वो उसके अंदर हम एरिया देखते हैं कि वो ऑक्यूपाई किया गया होता है बाय फॉरेस्ट, और इनके अंदर हम ये जो बेस्ड होती है ये फॉरेस्ट कवर, ये बेस्ड होता है ऑन द एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजरीज। तो हम देखते हैं फॉरेस्ट कवर तो हमारा वो एरिया है जहाँ पे एक्चुअली फॉरेस्ट होते हैं, और फॉरेस्ट एरिया वो है जो रिकॉर्ड बुक्स के अंदर मेंशन किया गया है कि ये फॉरेस्ट एरिया हमारा है। चाहे उनको अभी एनक्रोच कर लिया गया है तो भी वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही काउंट होगा, पर अगर वो एनक्रोच कर लिया गया है और वहां कोई फॉरेस्ट नहीं है, वहां पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर वगैरह किया जा रहा है, तो फॉरेस्ट कवर के अंदर में से हट जाएगा वो एरिया। तो जो अगर हम अगर स्टेट रिकॉर्ड्स की बात करें तो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया कवर था वो करीबन था 1/4 था हमारा टोटल लैंड एरिया था। ये एक पुराना डेटा है। अभी जो 2019 के अंदर ISFR की रिपोर्ट आई है 2019 के अंदर, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे लेक्चर के अंदर, इसने बताया कि जो हमारा एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है वो काफी इंक्रीज हो गया है। अराउंड हम कह सकते हैं कि अब ये 24.56% हो गया है हमारे टोटल एरिया का। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है काउंट ही नहीं किया गया है एक्चुअली, तो इसके लिए 0% है, जबकि अंडमान निकोबार में ये ऑलमोस्ट 87% है। अगर हम बात करें हमारे स्टेट्स की तो हम देखते हैं कि जो 10% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया लाई इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जो हमारा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे सिर्फ 10% ही हमारा फॉरेस्ट एरिया है, और दीज आर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन पंजाब एंड हरियाणा हैव बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है या फिर हम इसे जिसे फॉरेस्ट कवर भी कहते हैं, बेसिकली ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और साउथ के अंदर काफी ज्यादा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। तो हम इसके अंदर देखते हैं सोशल फॉरेस्ट्री पहले। द सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड्स with the purpose of helping in the environmental, social and rural development। तो सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है दो चीजों से। पहला तो ये मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट की बात कर रहा है, और दूसरी ये बात कर रहा है कि एफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स की, मतलब आपको जो पेड़ पर रोपण करना है जो जहां पे बंजर इलाका है। जो नेशनल कमीशन है ऑन एग्रीकल्चर 1976 हैज क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज।
इन्होंने इसको सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटा, जिसके अंदर आते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अर्बन फॉरेस्ट्री। It involves raising and management of trees on public and privately owned lands in and around urban centers such as industrial and green belts, roadside avenues, etc. इसका मतलब है कि हम जो मैनेजमेंट है और रेजिंग करें ट्रीज की ऑन पब्लिक और प्राइवेटली ओन लैंड्स पे, और ये अर्बन सेंटर्स के अराउंड होनी चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल और ग्रीन बेल्ट है, रोड साइड है। जबकि रूरल फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये प्रमोशन करेगा फॉरेस्ट्री इन द रूरल एरियाज। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री और एक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है जो फार्मर्स हैं वो फॉरेस्ट्री करें विद एग्रीकल्चर, तो इसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। और जबकि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री होती है उसके अंदर ट्रीज उगाए जाते हैं कम्युनिटी लैंड जो रूरल एरिया के अंदर, लाइक टेम्पल लैंड, स्कूल्स, उन पे। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब है जो फार्मर्स हैं वो ग्रो करें ट्रीज को कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए ऑन देयर फार्म लैंड। पर हम देखते हैं इसके लिए काफी सारे लॉज हैं कि जो फार्म फॉरेस्ट्री के लिए कि आप पेड़ काट सकते हो या नहीं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हाँ, अगर हम जो फार्म फॉरेस्ट्री में जो हम बात कर रहे थे कि जो ट्रीज जो है कमर्शियली ग्रो तो कर सकते हैं फॉर द कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए, पर हम देखते हैं कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, वो ईच स्टेट को ये राइट देता है कि वो लॉज बना सकते हैं कि जो ट्रीज हैं क्या वो कट किए जा सकते हैं या नहीं कट किए जा सकते। तो इसकी वजह से जो अलग अलग स्टेट्स है उन्होंने अलग अलग लॉज बनाए हुए हैं, और अगर आप कोई भी अगर पेड़ काटते हो तो उसमें आपको 5,000 रुपए से लेके 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। तो इसी की वजह से जो फार्म फॉरेस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही। इसके लिए जो हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये बात कर रही है अलग अलग स्टेट से कि इस चीज को हम सॉल्व कर सकें, और जो हमारा जो हम कोई भी ट्रीज है जो आउटसाइड द फॉरेस्ट है उसके ऊपर हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन करके हमारा जो टिम्बर एक्सपोर्ट है उसको हम बढ़ा सकें। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्राइबल्स। तो अगर हम फॉरेस्ट और ट्राइबल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि टू अ वास्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल द फॉरेस्ट इज अ होम, अ लाइवलीहुड, देयर वेरी एग्जिस्टेंस। तो ट्राइबल के लिए तो जो फॉरेस्ट है वो एक होम की तरह काम करता है, और वहीं से वो अपनी लाइवलीहुड और अपनी एग्जिस्टेंस भी इंश्योर करते हैं। हम देखते हैं कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो हम पॉलिटी के अंदर हमने बात की थी, जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है उनका जो 60% अबाउट एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है। The age-old knowledge of the tribals regarding forestry can be used in the development of the forest. तो हम देखते हैं कि जो एज ओल्ड नॉलेज है ट्राइबल्स की वो फॉरेस्ट्री के जो डेवलपमेंट है उसके अंदर काम आ सकती है। सो रादर ट्रीटिंग ट्राइबल्स एज द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर्स, दे शुड बी मेड ग्रोअर्स ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड encouraged टू पार्टिसिपेट इन कंजर्वेशन। तो हम देखते हैं कि जो ट्राइबल्स है उनको अगर हम माइनर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस अलाउ करते हैं कलेक्ट करने के लिए, जो हम आगे लॉज के अंदर पढ़ने भी वाले हैं कि हम किस तरह उनको अलाउ करते हैं और क्या हम पहले से भी उनको अलाउ करते थे, तो अब हम देखते हैं कि उनको हमें और ज्यादा राइट्स देने पड़ेंगे, जिससे वो हम उनके ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उससे हम कंजर्वेशन भी कर पाए फॉरेस्ट का और उनका डेवलपमेंट भी कर पाए। अगर हम कुछ केस स्टडीज देखें जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए काफी लड़ाई लड़ी गई है, तो हम इसका पहला एग्जाम्पल है बिश्नोई कम्युनिटी का, जहाँ पे जो किंग थे जोधपुर के, वो उन्होंने फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पैलेस के लिए उन्होंने कुछ पेड़ कटवाने के लिए कहा। तो यहाँ पे जो बिश्नोई कम्युनिटी थी उनके अंदर एक वुमेन थी अमृता देवी, और यहाँ पे इन्होंने हक कर लिया ट्री को, और उसके बाद जो आप कह सकते हैं कि जो राजा के ऑर्डर की वजह से काफी सारे लोगों को यहाँ पे मारा गया, पर इसके बाद जो बिश्नोई जो समाज था उसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फिर एक चिपको मूवमेंट चालू हुआ था, इसमें सेम जैसे कि वहां पे हमने हगिंग ऑफ ट्रीज देखा था हमने बिश्नोई समाज का, यहाँ पे भी चिपको मूवमेंट के अंदर भी सेम किया गया था, और जो चिपको मूवमेंट है उसको वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड अक्लेम किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हम देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है कितने इंपॉर्टेंट है और फॉरेस्ट के लिए हम क्या क्या और कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंट्स है जो हुए हैं, जो फॉरेस्ट पॉलिसीज और लॉज के थ्रू हुए हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। What are the development happen through forest policies and laws? तो हम 4 तरह के यहाँ पे डेवलपमेंट देखते हैं। पहला तो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन सिंक्स।
It is a process where actual environment ecology absorbs the excess carbon in the environment through the natural process just like photosynthesis in the forest. तो हम देखते हैं कि जो एक्सेस कार्बन होती है वो एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू द नेचुरल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, और ये इस प्रोसेस को ही कहा जाता है कार्बन सिंक, और इसे ही हम कहते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी। तो जो हमारी जो फॉरेस्ट है वो एज एन कार्बन सिंक काम करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कार्बन सिंक्स है, हमारा जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है वो काफी इंक्रीज हुआ है 2019 के अंदर, कि जो IFR की रिपोर्ट आई है उसमें ही कहा गया है। फिर एक एफॉरेस्टेशन फंड की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया हुआ है कि जो एफॉरेस्टेशन फंड है उसका प्रॉपरली यूज किया जाना चाहिए बाय इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। इसके लिए हमने देखा था कि हम देखते हैं कि एक फंड भी एस्टेब्लिश किया गया है, और उसमें जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसके अंदर हम महिंद्रा का नाम ले सकते हैं, टाटा का नाम ले सकते हैं, ये इस एफॉरेस्टेशन फंड से काफी कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं इन एरियाज का। जो हमारा एफॉरेस्टेशन फंड है इसको हम प्रॉपरली जाना जाता है कैंपा के नाम से, कैंपा एक्ट के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट। थर्ड है इसके अंदर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो इसरो में हम देखते हैं कि वेरियस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं जिससे ग्रीन कवरेज का पता लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ विजुअल टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के अंदर भी देखें जो फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर किया गया है, तो हम देखते हैं कि यूएन ने काफी सारे एफर्ट्स किए हैं जिसके अंदर है कंडीशंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिड्यूस द डेजर्टिफिकेशन, कि जिससे डेजर्टिफिकेशन को रिड्यूस किया जा सके, और उन्होंने इनिशिएटिव चालू किए हैं लाइक रेड एंड रेड प्लस। तो जो रेड है वो तो एडवोकेट करता है कि रिड्यूस किया जाए डेजर्टिफिकेशन, जबकि जो रेड प्लस है वो एडवोकेट करता है कि रिड्यूस तो किया जाना चाहिए डेजर्टिफिकेशन, और हमें एम्पावर भी करना चाहिए लोकल कम्युनिटीज को जो रहती है डेजर्ट एरियाज में। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन है गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। पहला हमें बात करनी है, इसके अंदर 4 हैं टोटल। एक्सप्लेन अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसीज एंड कंजर्वेशन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंजर्वेशन पॉलिसी ऑफ 1952 आ रही है, फिर कंजर्वेशन एक्ट आ रहा है 1980 में, फिर कंजर्वेशन पॉलिसी आ रही है 1988 में। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या अचीव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी 1952। द इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 अमेंडेड इन 1988 restricted the use of forest by adjoining village communities at the cost of national interest। तो ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी हम देख रहे हैं इसके अंदर कि इसके अंदर फॉरेस्ट का यूज के लिए मना किया गया है विलेज कम्युनिटी को, और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो फॉरेस्ट कवर है हमें उसे 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया करना है, मतलब हम अराउंड 33% करना है हमारे लैंड एरिया का फॉरेस्ट कवर को। ये पहली पॉलिसी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, और ये कुछ आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज जो 1894 के अंदर आई थी उस पे ही काफी कुछ बेस थी, और जो इसके चेंजेस थे वो परकुलेट नहीं हो पाए ऑपरेशनल लेवल पे। जो विलेजर्स थे वो कंटिन्यू करते रहे यूज करना ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फिर हम देखते हैं कि अभी तक जो ये फॉरेस्ट था और वाइल्ड लाइफ था और जो हमारा एनवायरनमेंट है ये अभी तक स्टेट लिस्ट का पार्ट था, इसके अंदर स्टेट ही कोई लॉ बना सकती थी। पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 के थ्रू आया, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर कर दिया फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। तो हम देखते हैं कि अब स्टेट और जो पार्लियामेंट है वो दोनों, जो स्टेट लेजिस्लेचर और जो पार्लियामेंट है दोनों लॉज बना सकते हैं ऑन दीज सब्जेक्ट्स। उसके बाद आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। Forest Conservation Act 1980 amended in 1988 is an act of Parliament of India, and most importantly it put restrictions on the state government for de-reservation of forest or use of the forest land for non-forest purposes। तो ये जो पहली बार ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो आप जो फॉरेस्ट लैंड है उसका डी रिजर्वेशन नहीं करोगे, मतलब आप उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, मतलब आप फॉरेस्ट को काट के ना वो एग्रीकल्चर करोगे ना वो माइनिंग चालू करोगे। माइनिंग हो सकती है पर आप उसको कट नहीं कर सकते प्रॉपरली पूरे तरह से, तो आप ना वहां पे एग्रीकल्चर वगैरह या फिर आप फैक्ट्री वगैरह सेटअप नहीं कर सकते। और इस तरह ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये हमारा पहला कंजर्वेशन का इसने प्रोसेस चालू किया है। फिर हम देखते हैं कंजर्वेशन पॉलिसी आती है 1988 के अंदर, और ये पहली बार
ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन की बात करती है। ये ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन का मतलब है यहाँ पे जो लोकल पीपल हैं, जो हमने इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में देखा था, जो रेड प्लस भी बात कर रहा था, कि यहाँ पे जो लोकल पीपल हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए लाया जाता है और मैनेजमेंट के लिए उनसे कहा जाता है कि आप प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट करें फॉरेस्ट का, और जिससे हम देखते हैं कि इनकी भी इंप्रूव होगी लाइवलीहुड भी, और हम देखेंगे फॉरेस्ट का डेवलपमेंट भी होगा। तो हमने देखा कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, इसने काफी कुछ शिफ्ट कर दिया। जो हमारे जो कमर्शियल कंसर्न्स थे उनको हमने देखा कि पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट और इकोलॉजिकल रोल ऑफ फॉरेस्ट पे शिफ्ट कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन अबाउट द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट। इसने जो हमारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी, या हम कह सकते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो हमारे 10 स्टेट्स और एएमटीएम वाले रीजन में रहती थी, उनको राइट्स दिए कि आप जो फॉरेस्ट है उनको आप यूज कर सकते हो एज देयर होम, एज योर लाइवलीहुड। तो अभी हम उनके बारे में बात करते हैं, इस एक्ट के बारे में। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। एनजीटी कैन नॉट हियर द केसेस रिलेटेड टू दिस एक्ट। जो हमारी एनजीटी है वो इसकी केसेस नहीं सुन सकती, और इस एक्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट भी कहा जाता है। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो एक तो ये लीगल रिकॉग्नाइजेशन देता है टू द राइट्स ऑफ द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, और ये पार्शली करेक्ट करने की कोशिश करता है जो फॉरेस्ट लॉ एप्लीकेबल किए गए थे फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम। और इसके अंदर लोकल कम्युनिटीज की हम हेल्प भी ले रहे हैं फॉर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगर हम राइट्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले तो कौन एलिजिबल होगा। तो हम देखते हैं कि जो प्राइमरी रिसाइड कर रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर और डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, और दूसरी बात ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स होने चाहिए, और या फिर ये 75 साल से फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हो, वही एलिजिबल होंगे। इसके अंदर जो मैक्सिमम लैंड दी जाएगी वो 4 हेक्टेयर दी जाएगी, और यहाँ पे कोई नई लैंड नहीं दी जा रही, सिर्फ जो पहले से लोग रह रहे हैं उनको सिर्फ ओनरशिप दी जा रही है। ये ओनरशिप के बाद हमने देखा कि इनको सबसे पहले होम दे दिया। अब लाइवलीहुड के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कि इनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उनकी राइट्स दिए जाएंगे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज कर सकते हैं, और अगर इन केस अगर इनको इनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा अगर कोई इनको इलीगली वहां से निकाल दिया जाता है या फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनका किया जाता है। और हम देखते हैं कि इस एक्ट ने फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांट दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट तो वो फॉरेस्ट है जो अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट है, और यहाँ पे पब्लिक की एंट्री अलाउड नहीं होती, ना तो वो कलेक्ट कर सकते टिम्बर, ना ही ग्रेज करा सकते कैटल को। जबकि जो सेकंड कैटेगरी है हमारी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसके अंदर हम देखते हैं these forests are looked after by the government, but here local people are allowed to collect timber, firewood and graze their cattle without causing serious damage to the forest। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी गवर्नमेंट के अंडर में ही आते हैं, पर यहाँ पे लोकल पीपल अलाउ कर दिए जाते हैं कि वो फायरवुड वगैरह के लिए टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ग्रेजिंग भी करा सकते हैं। फिर होते हैं थर्ड पे विलेज फॉरेस्ट, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट असाइन करती है फॉर द विलेज कम्युनिटी। अगर हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हम बात करें, जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट ने हमें दिया है, The Forest Right Act 2006 defines a minor forest produce as all non-timber forest produce of the plant origin, includes bamboo, brushwood, stumps, canes, tussar, cocoon, honey, waxes, lac, tendu and kendu leaves, medicinal plants, herbs, roots, tuber and the like। तो हम देखते हैं कि जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इसके अंदर मेनली हम देखते हैं कि ट्रीज नहीं आ रहे, इसके अंदर बुशेज आ रही हैं, हनी है, वैक्सेस हैं, जो भी अदर ट्रीज के हम कह सकते हैं कि जो भी उनके फ्रूट्स है या उनसे रिलेटेड चीजें वो आ रही है, पर ट्रीज नहीं आ रहे। पर हम देखते हैं कि डेफिनेशन के अंदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर हम देखते हैं कि बैम्बू और केन को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे जो बैम्बू और केन है उनको ट्रीज की कैटेगरी से हटा दिया गया है अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो अब जो ट्रीज के साथ ट्रीज जो है उसके अंदर बैम्बू और केन नहीं आते, अब बैम्बू केन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का पार्ट है अलॉन्ग विद अदर लाइक हनी, वैक्स, लेक एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सप्लेन अबाउट द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 2018। तो हम देखते हैं जो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी आई थी 2018 की, इसने कुछ ड्राफ्ट दिया था कि जो हमारी नेशनल पॉलिसी आई 1988 की, जिसके अंदर उसमें ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन की बात थी, तो इसके अंदर और क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है।
तो ये बात करते हैं कि जो हमारा 33% एरिया है वो प्लेन्स के अंदर आना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए उसके अंदर, और जो 2/3 एरिया है हिल्स और माउंटेनियस रीजन के अंदर वो फॉरेस्ट कवर के अंदर में आना चाहिए। तो हम ये बात काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, पर ये बहुत ही मुश्किल चीज है। उसका इसके अंदर सेकेंड था कि यहाँ पे हम जो फॉरेस्ट का जो हम मेंटेनेंस कर रहे हैं इसके अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी हमें कराना चाहिए। प्राइवेट पार्टिसिपेशन का मतलब है, हम देखते हैं कि जब प्राइवेट कोई भी उस काम में इन्वॉल्व नहीं होते जहां पे प्रॉफिट ना हो, और अगर प्राइवेट प्लेयर्स अगर यहाँ पे प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन है वो इफेक्ट हो सकता है, और हम देख सकते हैं कि जो मिसयूज है वो भी हो सकता है। पर जो हमारी कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो सीबीडी जो हमारी कन्वेंशन होती है, काफी मल्टीनेशनल ट्रीटी है, ये बात करती है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ कर सकते हैं हम, पर इसके लिए हमें पर्टिकुलर और हम कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएट लॉज बनाने पड़ेंगे उसके बाद ही। इसके अंदर हमारा फाइनल है, इसके अंदर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019। तो हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट है ये, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये। तो ये पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, और उसको ये मैंडेट किया गया है कि वो फॉरेस्ट और ट्री रिसोर्सेज को जितने भी कंट्री के अंदर है उनकी वो मैपिंग करेगा बायलिनियर साइकिल के अंदर, मतलब हर 2 साल के अंदर। ये जो FSI ने जो हम असेसमेंट किया है ये डिजिटल डाटा पे ही किया है, और इसके अंदर ऑर्थो रेक्टिफाइड सैटेलाइट का यूज किया गया है। अब ये जो सैटेलाइट है ये कवर करती है, मैपिंग करती है, और इसके अंदर काफी अच्छी एक्यूरेसी है। तो अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो हमारी जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, जो हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाली है, इसके अंदर 2 बेसिक चीजों के बारे में बात की गई है कि एक तो जो हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो 24.56% हो गया है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री का। मतलब हम इसके अंदर देखते हैं कि 13 लाख हेक्टेयर हमारा जो है ये लास्ट 4 साल के अंदर ट्री कवर जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, जहां पे हम देख रहे हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर ज्यादातर ये जो है वो डेवलपमेंट की वजह से जो वहां पे जो ट्री कवर वगैरह है वो कम होता जा रहा है। इंडिया के अंदर ये 24.56% हो गया है। सेकेंड हम देखते हैं कि जो इसका जो हमारा जो कार्बन स्टॉक है वो 42.6 मिलियन टन हो गया है। तो हम देखते हैं हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या हमारे जो कार्बन सिंक्स है उसके अंदर बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट किया है। अब हम काफी बड़ा स्टॉक जो है हमारे कार्बन हम सिक्वेस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। हमने जो ट्री कवर की बात की थी यहाँ पे, ये इतना हमारा बढ़ गया है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है ये किया है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला ने। सबसे पहले कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश है और केरला है। अगर एरिया वाइज देखें तो जो मध्य प्रदेश है हमारा उसके अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर पाया जाता है इंडिया के अंदर। और हम देखते हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो गुजरात में सबसे ज्यादा बड़े हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद उड़ीसा के अंदर। तो ये हमारी थी ISFR की रिपोर्ट। तो हमने इस चैप्टर को कवर किया थ्रू क्वेश्चंस। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।